Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching class 11th by New Indian Era YouTube channel। तो गाइज हमारे इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप सब देख सकते हो फिजिक्स का, मैं देख रहा हूँ यार तुम सब बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो। लेक्चर नंबर 1 को एक दिन के अंदर अंदर 6000 से ज्यादा बच्चों ने महाराष्ट्र के देख लिया यार। लेक्चर नंबर 2 अभी जस्ट मैंने अपलोड किया। लेक्चर नंबर 2 आई थिंक बहुत बड़ा लेक्चर था, 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर था और 1 घंटे 50 मिनट के लेक्चर में हमने कितना सारा डिटेल में कुछ समझा यार। सबसे ज्यादा टाइम तो न्यूमेरिकल समझाने में लग गया था। 30 मिनट में हमने सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल किया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताना था और तुम्हारी टेक्स्ट बुक को तो क्या कहना, हाय राम। तुम्हारी टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, अगर उसको गधा भी देख लेना तो मर जाएगा भाई, रहने दे, हमको नहीं करना सॉल्व। ठीक है, तो उसको मैंने डिटेल में समझाया कि क्यों वो फॉर्मूला लगा, डायरेक्टली उसने वैल्यू पुट कर दिया था तुम्हारे बुक में, तो मैंने उसको अच्छे से करके पूरा इलैबोरेट किया। तो लेक्चर नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था बच्चों। मतलब तुमने अगर उस लेक्चर को देख लिया ना तो एमएसटी, सीटी, जेई, बोर्ड ये सब आप क्रैक कर लोगे। मतलब उस लेवल का पढ़ाया गया है। पैरालेक्स मेथड अगर आप सब देखोगे तो एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे सारे मेथड मैंने सिखा दिए, मतलब ट्रिक्स के साथ। वही आर्क अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगल, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस, वो वाला फॉर्मूला हमने लगा के चीजें सॉल्व कर दी थी। तो कितना प्यार से हमने सारी चीजें गाइस समझी। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये डायमेंशंस के ऊपर रहने वाला है और डायमेंशंस एग्जामिनेशन के लिए, इवन जेई, नीट या फिर एमएसटी, सीटी जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, हर सभी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर भी एक घंटे से ऊपर ही जाने वाला है। तो आज के इस लेक्चर को डिटेल में आप सब बच्चे देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, क्योंकि यार तुम सबको मालूम है कि ये डायमेंशन बहुत डेंजरस चीज है। यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद तो फिर एरर है और चैप्टर खत्म। 2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। तो डायमेंशन ही इस चैप्टर का सबसे बड़ी बात है। ये चैप्टर में हमें यूनिट के साथ खेलना होता है ना। अभी तक तुमने देखा होगा कि x इज इक्वल टू 5, तो हम वो 5 के साथ खेलते हैं। x इज इक्वल टू 5 kg मान लो लिख दिया, ठीक है, तो वो 5 के साथ हम अब तक कैलकुलेशन करते थे। 5 हमारी वैल्यू होती थी, है ना, x की वैल्यू 5 होती थी। अब हम kg है ना, जो वो kg यूनिट, उसके साथ खेलेंगे, है ना। तो यूनिट के साथ इस चैप्टर में हम खेलते हैं अभी। तो डायमेंशंस आज हमें पढ़ना है, पर उसके पहले मेजर ऑफ मास, मेजर ऑफ टाइम, ये सब कुछ सीखेंगे। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चे वीडियो शेयर नहीं करते हो यार। आप अपने दोस्तों में शेयर किया करो, दोस्तों को बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, स्टेटस रखो, इंस्टाग्राम में टैग करो, ठीक है। मैं जो लिखवाता हूं, वो जो तुम नोट्स बनाते हो ना, उस नोट्स का भी वीडियो या फोटो खींच के उसको इंस्टाग्राम में मुझे टैग किया करो, आईडी है आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और तो और गाइस, तुम सब ना अर्निंग भी कर सकते हो इन वीडियो से। मेरे वीडियोस के सेशन में बहुत सारे मोटिवेशनल पॉइंट्स होते हैं, तो उन मोटिवेशनल पॉइंट्स को निकाल के एडिट करके तुम अपने चैनल बना के उसमें डालो, तुमको वहां से अर्निंग होगी, तुम्हारा फायदा होगा इससे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, और मैं कॉपीराइट नहीं देने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यार मतलब तुम खुद का फायदा भी देखा करो और पढ़ाई भी किया करो। चलो अब शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने इसके पहले 2 लेक्चर देख लिए। हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम सब इससे क्रैक होगा। गाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि बच्चों हमने सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था। हमने लेक्चर नंबर 1 में 2 चीजें समझी थी कि व्हाट इज साइंस, साइंस एग्जैक्टली क्या होता है। ये क्या हो गया? साइंस एग्जैक्टली क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। फिर हमने देखा था कि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है फिजिक्स, तो फिजिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, हमने वो देखा था। फिर गाइस जब हमने फिजिक्स की शुरुआत की थी तो इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड जो मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था, तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज सीखी थी, और वो चीज इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि क्वांटिटीज के साथ खेलना, क्वांटिटीज के साथ खेलना। तो ये हमने देखा था। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी बच्चों, कि हमने देखा था बच्चों की जो क्वांटिटी थी, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। क्वांटिटीज के अंदर 2 तरीके की सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज थी। एक थी फिजिकल, अच्छा जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, मतलब क्वांटिटीज बोले तो फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात चल रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमने सबसे पहले देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और उसके बाद हमने बच्चों देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज, याद होगा आपको, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज।
और इन दोनों क्वांटिटीज की अपनी अपनी यूनिट्स, इसकी भी यूनिट्स और इसकी भी यूनिट्स। इसके वाले को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते थे और इसके वाले को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते थे। आई होप आपको याद होगा ये, ठीक है। तो हम सभी की इनकी यूनिट्स भी पढ़ लिए। फिर गाइस इसके बाद हमने यूनिट्स की एक अलग ही दुनिया देखी थी और उस दुनिया के अंदर हमने ये समझा था कि जो बच्चों एक यूनिट्स है उसके अंदर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और है जिसका नाम था बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। सप्लीमेंट्री में दो तरीके की गाइस यूनिट्स के बारे में हमने देखा था और वो ये थे कि पहला था हमारा सॉलिड एंगल और दूसरा था प्लेन एंगल। हमने इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। हमने सारी चीजें इनके बारे में पढ़ी थी। अब आ जाओ बच्चों लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी यार, जिसके अंदर हमने ये समझा, हमने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स देखे, मतलब कि जैसे कि यूनिट्स। अब हमने देखा था ना कि जैसे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, है ना। हमने ये सब देखा था। फिर हमने गाइस ये भी देखा कि हाउ टू मेजर लेंथ। अब लेंथ में भी हमने दो चीज देखी थी बच्चों कि लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, हाउ टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। फिर हमने देखा था शॉर्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। हमने ये सारी चीजें पढ़ी और इनके अंदर गाइस हमने एक ही मेथड का इस्तेमाल किया था, वो था पैरालेक्स मेथड। हमने इसका प्रैक्टिकल्स भी किया था और बच्चों ने बहुत सारा आंसर भी दिया था कि हाँ भैया जब हम ऐसा ऐसा आंखें बंद करते हैं ना तो हमें इसकी पोजीशन में बदलाव दिखाई देता है, ठीक है। तो हाउ टू मेजर लेंथ तक हमने सारी चीजें पढ़ी थी। हमने उसके बाद 2 न्यूमेरिकल और किए थे। 3 न्यूमेरिकल हमने पिछले लेक्चर 2 में किए थे, पूरे सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे। और वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल तुम डायरेक्टली पढ़ोगे ना तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम किसी भी ट्यूशन भी लगाया रहेगा ना तुमने, वो टीचर ने एक तो समझाया ही नहीं होगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और अगर समझाया भी होगा तो तुमको समझ में नहीं आया होगा, गारंटी है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका ही अलग है। और हमारी बुक में क्या कर दिया है कि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है बिना फॉर्मूला डाले, और वो हमको कैसे समझेगा। तो इसीलिए मैं उसको अच्छे से सॉल्व करा कि जिसके तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा बने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझाने को तो कोई भी समझाएगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, कॉन्सेप्ट के साथ समझाना जरूरी होता है। चलो ठीक है, तो यहां तक गाइस हमने अच्छे से पढ़ा था। अब चलो बच्चों शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक को। तो हमने हमारे इस टॉपिक में आखिर चल क्या रहा है। हमारे टॉपिक में बच्चों सिर्फ इतना ही तो है, देखो फिजिक्स के चैप्टर 1 में आखिर क्या क्या चीजें भरी है। चैप्टर 1 में आखिर क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा सा कंटेंट की बात कर दूं। तो देखो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज देख ली। देखो अच्छे से अभी हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमने देखा है अब तक। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने 2 तरीके की देखी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा इनकी यूनिट्स के बारे में देखा। तो यूनिट्स में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स देख लिया। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स देख लिया, जिसके अंदर एक था सॉलिड एंगल और एक था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये हमने पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, उसके बाद हमने पैरालेक्स मेथड पढ़ा। पैरालेक्स मेथड, तो पैरालेक्स मेथड एग्जैक्टली क्या है। अच्छा ऐसे मत लिखो। इसके बाद हमने कन्वेंशंस देखे थे, कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स, मतलब यूनिट्स को लिखने का तरीका, टू राइट यूनिट्स, है ना ये। इसके बाद हमने गाइस थोड़े से मेजरमेंट, अब हमारा शुरू हुआ मेजरमेंट वाला पार्ट, मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स में किसको मेजरमेंट करना था, तो मेजरमेंट्स में सबसे पहले लेंथ का, और लेंथ के बाद आज हम देखेंगे मास का, फिर टाइम का, ये हो गया। तो गाइस लेंथ के अंदर हमने कौन सा मेजरमेंट देखा, लेंथ के अंदर सबसे पहले 2 तरीके थे। पैरालेक्स मेथड पहले, एक ही तरीका था यार, पैरालेक्स मेथड सिर्फ। और इस पैरालेक्स मेथड के थ्रू हमने लॉन्ग डिस्टेंस रहे, है ना, सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, और चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस रहे,
है ना, चाहे वो घर में डिस्टेंस रहे चाहे दूर रहे, स्टार का रहे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रहे चाहे शॉर्ट डिस्टेंस रहे, लेंथ मेजर करना था। गाइस आज हमें क्या पढ़ना है, मास और टाइम का मेजरमेंट। और इसके बाद क्या पढ़ना होगा, इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है डायमेंशंस। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? और डायमेंशंस का डायमेंशनल एनालिसिस, फिर डायमेंशंस के तीनों एप्लीकेशंस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, यहां तक हमें आज पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा एरर्स, और एरर के बाद चैप्टर खत्म। तो ये हमारे चैप्टर का मेन मुद्दा है, पूरा का पूरा सिस्टम। मैंने आपको पूरा टॉपिक ही लिख डाला कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज देख ली पहले चैप्टर में, कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स और मेजरमेंट में लेंथ वाला टॉपिक हमने लेक्चर 2 में कवर किया। आज हमारा मेजरमेंट और मास एंड टाइम और डायमेंशन तक हम पढ़ेंगे। समझा बच्चों किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, चैप्टर में आखिर कितनी चीजें होती हैं, आपको क्लियर हो रहा है सारा चीजें? किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट रहता है, आखिर चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो तो हमें पता होना चाहिए ना, वही मैंने तुमको यहाँ पे लिख के बता दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा लिख लिया करो, इससे हमें आइडिया होता है कि आखिर हम कितना पढ़ चुके हैं और कितना हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो लेंथ तक हमने पढ़ लिया। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, तुमको ये सीखने मिल गया है ना। और क्वांटिटीज में क्या क्या क्वांटिटीज है तुम्हें वो सीखने मिल गया। फिर हम मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम आज सीखोगे, डायमेंशन आज सीखोगे। चलो शुरू करते हैं अब। ठीक है, देखो अच्छे से। तो अब बच्चों थोड़ा माइंड लगाएंगे। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है मेजरमेंट ऑफ मास सबसे पहले। ठीक है, यहां तक कि हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। तो अब सब बच्चे पेज नंबर 5 में आ जाओ, सब बच्चे पेज नंबर 5 में आ जाओ। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि मास हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका फंडामेंटल यूनिट होगी ना। अब आप सब कहोगे बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भैया, तो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 देखोगे तो कैसे समझेगा मेरी जान, लेक्चर नंबर 1 देख के आओ ना पहले। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, केजी, किलोग्राम, जिसे हम केजी कहते हैं, बस यही है। समझा अच्छे से? अब चलो थोड़ा सा एक बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। कहां जाएंगे बच्चों, इसके हम हिस्ट्री में जाएंगे। कहां जाएंगे, इसके हम हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री ये कहती है कि 1889 में, आज से करीबन 150 साल पहले, 1889 में बच्चों, आज से करीबन 150 साल पहले 1889 में क्या हुआ था कि पहले तुम अगर, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं तुमको कहूं कि 1 केजी यानी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो ये तो आपको बचपन से रटाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी आपने सोचा कि इसको किसने बनाया होगा और किस बेसिस पे बनाया होगा कि हाँ इतना अमाउंट ही 1000 ग्राम होता है? बच्चों मेरी बातें समझ रहे हो? हम डीपली घुस रहे हैं अब इस पॉइंट में, हम साइंटिस्टों को चैलेंज करने वाले हैं। देखो अच्छे से, मतलब कि आपको अभी तो रटा है कि ठीक है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। आप जाते हो बढ़िया अच्छे से और मास को मेजर करते हो, दुकान वाले के यहाँ पे शक्कर लेने जाते हो या कुछ भी वजन कराने जाते हो, तुम देखते हो कि 1000 ग्राम मतलब 1 केजी ग्राम हो गया। तो बच्चों कभी तुमने सोचा कि किस बेसिस पे इन्होंने 1000 ग्राम मतलब इतना अमाउंट हुआ तो वो 1000 ग्राम माना जाएगा? ऐसा किस बेसिस पे पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर गई? ये किस बेसिस पे चल गया दुनिया में? ऐसा कौन सा वो चीज था जिसका इस्तेमाल किया गया और बोला कि ये 1000 ग्राम कहलाएगा? तो बच्चों एक बार की बात है, दुनिया में एक प्लैटिनम और इरिडियम, ये दोनों का एलॉय, इन दोनों का एलॉय पकड़ा और इन दोनों के एलॉय को एक बात कही कि यही 1 किलोग्राम माना जाएगा, 1 किलोग्राम। इनका एक टुकड़ा पकड़ा, एक शाइनी, ये चमकता है, ये फिलहाल ये एक ऐसा एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर, प्लैटिनम इरिडियम दोनों मेटल हैं, इन दोनों का मिक्सचर, और एक इतना इसका शेप, इतना टुकड़ा लिया गया, ऐसे उठा लिया टुकड़ा और बोला कि इसके बराबर का दुनिया में जितना भी वजन रहेगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा।
और पूरी दुनिया के हिसाब से आज के वक्त में जो मशीनें होती हैं, वेविंग मशीन जिसमें से वेट मेजर करते हो तुम सभी लोग, उसके अंदर भी वही आंकड़ों के हिसाब से डिवाइस बना दिया गया। वही आंकड़े के हिसाब से जो भाजी वाला हमें भाजी तौल के देता है उसी हिसाब से देता है। मतलब कि प्लैटिनम इरिडियम एक मेटल था, इन दोनों का मिक्सचर बनाया और ये शाइनिंग करते थे, चमकते थे, कुछ भी जो भी था अपने को क्या करने का है। तो एक कांच के डब्बे में उसको मस्त अच्छे से उठा के बोला यही है, ये कुछ तो जितना भी अमाउंट रहेगा इसका, अब हो सकता है कि ये 5 किलो का हो, लेकिन अब दुनिया इसको 1 किलो ही मानती है। अब कितना भी हो सकता है, जितना इसका वजन है ना उतना 1 किलोग्राम माना जाएगा दुनिया में, और पूरी वर्ल्ड एक्सेप्ट करिए। अमेरिका में भी जाओगे उतना ही मिलेगा, 1 किलोग्राम मतलब उतना ही मिलेगा, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया ये। समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? इस तरीके से किलोग्राम का निर्माण हुआ, इस तरीके से दुनिया एक्सेप्ट करने लग गई कि ये 1 केजी मास कहा जाएगा। समझा बच्चों कितना आसान है ये कहानी, स्टोरी अच्छी चमत्कारी। बहुत तुमको कंफ्यूजन में डाली होगी, इसे कंफ्यूजन नहीं कहते बच्चों, इसे एक्साइटमेंट कहते हैं। तुमको तो समझ तो सब रहा है, तो कंफ्यूजन किस बात का, इसे एक्साइटमेंट कहते हैं। तुम्हें एक्साइटमेंट होगी यार ऐसा कैसे कर लिया रहेगा, मतलब तो अरे आजकल अपने भाजी वाले भी तो ऐसे करते हैं। जब इनके पास ना वो 1 केजी का आता है ना, वो लोखंड का, लोहे का, आयरन का रहता है ना, वो मेटल का, वो 1 केजी का नहीं रहता तो कुछ भी पत्थर डाल के तौल देते हैं। गांव में जाओगे ना, आलू बटाटा टमाटर आता है ना भाजी वाला, तो वो भाजी वाले के पास ऐसा रहता है, एक साइड रहता है ना तराजू, उस तराजू में अगर कुछ नहीं, उसको रखने के लिए 1 केजी का नहीं मिलता, पत्थर रख देता है वो और बोलता है ये पत्थर के बराबर ले जाओ। करता है कि नहीं करता है? और कुछ लोग गांव में तो एक तरफ गेहूं चावल डाल के और बराबर तौल देते हैं इतना। तो वैसे ही दुनिया 1 किलोग्राम को इस प्लेटिनम इरिडियम का इक्वेशन ऐसा इक्वल वाला चीज मानने लग गया। समझा? चलो अब बच्चों क्या हुआ, इसको एक कांच के बॉटल में रखा गया था, बॉटल कह रहा हूं, कांच के डब्बे में जो ये था ना, इसको कांच के डब्बे में इस प्लैटिनम इरिडियम को ऐसे कांच के अंदर बंद करके रखा गया था। तो बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर डस्ट जमा होने लगी, धीरे धीरे इसका मास जो था वो डिक्रीज होने लगा। ठीक है, और तो और बच्चों क्या हुआ कि ये जो इसका मास है, अच्छा मास क्यों चेंज होने लगा, तो ड्यू टू सराउंडिंग या नेचर के वजह से। अब आपको ये बात तो पता ही होगी बच्चों कि दुनिया में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डिग्रेड होता है, क्योंकि उसमें से हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं यहां पे कि जितने भी दुनिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में से बच्चों क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर 6 में आपने पढ़ा, सॉरी चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, हाँ 4 या 5 में। ठीक है, तो एनर्जी उसमें से एमिट होती है। ये ऐसा कैसे, तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ये अपने बॉडी, मान लो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल का, कोई भी एक रेडियम, समझो एक रेडियम नाम का एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये एलिमेंट से हमेशा से क्या होता है, ऐसे ऐसे रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं, इसमें से हमेशा ऐसे ऐसे रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ कि जो भी ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑलवेज एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो बच्चों ये रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी ये इमिट कर रहा है, तो ये रेडिएशन एनर्जी है ना भाई। मतलब कि जो आइंस्टाइन ने थियरी दी थी E = mc², फिलहाल ये थियरी यहां अप्लाई नहीं होगी, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये थियरी ना लगाते हुए अगर मैं ये थियरी लगाऊं कि मास एंड एनर्जी इज, आइंस्टाइन ने बोला था कि मास एंड एनर्जी इज इंटरकन्वर्टिबल, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में। समझा? देखो जैसे कि मेरे बॉडी में मास जो है ना, इसको बदल दोगे तुम एनर्जी में, मैं गायब हो जाऊंगा यहां से। पुराने जमाने के लोग नहीं क्या, जब भगवान लोग बूम गायब, मुझे लगता है ये ऐसे ही होता था, उनकी पूरी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे।
और उस एनर्जी को लेके कहीं भी जाएंगे और उस एनर्जी बहुत फास्ट भाग लेती है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तुरंत, और फिर से उस एनर्जी को वापस से मास में कन्वर्ट कर देते थे, तो फिर से प्रकट हो गए है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट ये सच्चाई है, ये सही बात है। ब्लैक होल तो वैसे ही करता है। तो मास और एनर्जी एक दूसरे से कन्वर्ट होती है। तो बच्चों, जो रेडियम मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अपने बॉडी से हमेशा रेडिएशन फेंकता है, और रेडिएशन एक एनर्जी है। तो आप ही बताओ, मान लो 50 ग्राम का रेडियम था और 100 साल में उसने अपने बॉडी से रेडिएशन निकालते पूरा निकाल डाला, तो 50 ग्राम आज भी रहेगा क्या? नहीं। ये कितना ग्राम हो जाएगा? ये हमारा मान लो 40 ग्राम हो जाएगा, कम हो गया मान लो। तो ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे आगे चल के, इसे रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, ठीक है। तो 50 ग्राम कम हो जाएगा ना ये, तो मतलब कि जो मास था वो एनर्जी बन के उड़ गया। तो यही चीज तो यहां भी हो रही है ना, कि प्लैटिनम इरिडियम जो था, इसका एलॉय, इसमें से भी एनर्जी बाहर निकलते सराउंडिंग के वजह से डस्ट पार्टिकल बैठते गए, धीरे धीरे क्या होते गया, ये इसका वजन डिक्रीज होने लग गया, मास कम होने लग गया। तो अब लोग ने कहा कि भाई वो जो दुनिया में पहली बार उठाया था कि इसके बराबर ही 1000 ग्राम होगा, वो तो अब है ही नहीं दुनिया में, वो तो गायब हो गया। अब वो किधर है? तो अब हम किसको रेफरेंस मानेंगे? अब हमारा रेफरेंस कहां गया? अब दुनिया किस बेसिस पे 1000 ग्राम गिनेगी? तो बच्चों अब क्या हुआ, इसको कैंसिल कर दिया, बोला अब ये नहीं मानेंगे अब से, समझा। अब क्या किया बच्चों, यहां पे ध्यान देना, अब सेकंड मेथड आया। अब एक सेकंड मेथड आया, और सेकंड मेथड ये आया कि तुम सबने देखा होगा कि जो बिग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वजन 1000 टन होता है, 1000 टन नहीं, क्या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दरगज एकदम भाई, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर और पहाड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के लोखंड, ये ब्रिज होती है जो शहरों में आपने देखा होगा, इन सबको कौन उठाता है? इन सबको क्रेन उठाती है, क्रेन। लेकिन वो क्रेन उठाएगी, वो खुद ही उठ जाएगी भाई। मैं इतने भी छोटे बात की नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहा, जहां मिसाइलें बनती हैं, बड़ी बड़ी कार बनती है, ट्रेन बनती है जहां, है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो सब के लिए ना वो क्रेन भी नहीं उठा पाते, सब पकड़ के हुक रहते हैं ना, वो उससे नहीं उठा पाएगी, वो सिर्फ कार उठती है उससे। और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट कैसे उठते हैं? तो बच्चों वो जानते हो कैसे होता है? वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोले तो करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू लिफ्ट दीज बिग वेटेड ऑब्जेक्ट। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान रखना। तो ये करंट, सोचो आपने कभी सोचा था कि करंट से तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो? तो करंट की मदद से ये तुम्हें ये होता है, आगे चल के मैं ही सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 12वें-13वें में। तो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है बच्चों, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े बड़े दरगज ऑब्जेक्ट को उठाने में हेल्प करता है। यूट्यूब में डालना जरा जाके इस लेक्चर के बाद कि बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट को, हाउ बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज्ड टू लिफ्ट द बिगेस्ट वेटेड ऑब्जेक्ट, तो आपको मैग्नेट की पावर पता चलेगी कितनी होती है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से बड़ी बड़ी चीजों को उठा लेती है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कि वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को उठा सके। तो इस हिसाब से अगर कोई 1000 टन का ऑब्जेक्ट है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट उठा रहा है, तो उसके लिए हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की। तो इसी तरह से बच्चों 1 kg के लिए कितना करंट इस्तेमाल किया गया, इसकी मदद से हम लोग मास मेजर करने लग गए। ये हमारा सेकंड मेथड है। आज भी मास इसी हिसाब से मेजर किया जाता है, और ये करेक्ट यूनिट है, और ये साइंटिस्ट लोग डिवाइस इसी बेसिस पे बनते हैं। जो तुम वो डिवाइस में जाके वजन रख देते हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ही यूज होता है। वो करंट से जो चलता है ना डिवाइस, अब वो पहले वाला सिस्टम गया ना तराजू वाला, अब करंट से आ गया, तो वो ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से, कि जब तुम किसी पे रखोगे वजन तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको खींचता है, हर एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, अब 1 kg में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। 5 किलो रहेगा तो उतना यूज हुआ, उस हिसाब से तुम्हारे सामने नंबर दिखता है कि हाँ 5000 ग्राम मतलब 5 किलो, और 2000 ग्राम मतलब 2 किलो,
1000 ग्राम मतलब 1 किलो, समझा ना। इस तरीके से चीजें मेजर होती हैं, ये अब दुनिया में एक्सेप्टेड है। ये प्रैक्टिकली तुम्हें तभी समझेगा जब तुम कंपनी में जाओगे, जिस कंपनी में इसको बनाते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखना, तुम्हारी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां तक की चीजें हैं। क्वेश्चन बच्चों यहां अराइज होता है, क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम बच्चों एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनका वेट कैसे निकालोगे। चलो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम की बात तो छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े हैं, इनका तो निकाल लोगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे अमाउंट है, इनका वेट कैसे निकालोगे। तो इसके लिए बच्चों एक एक्स्ट्रा यूनिट डेवलप की गई, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में तुम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में सीखोगे। केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में AMU कहते हैं, तो बच्चों ये कैसे मेजर किया जाएगा। तो बच्चों क्या किया जाने लगा कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि जो प्लैटिनम और इरिडियम का जो सब्सटेंस था, जितना उसका वजन था उसको दुनिया ने 1000 ग्राम मान लिया। तो वैसे ही ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए बच्चों क्या किया गया कि एक कार्बन है और कार्बन का एक आइसोटोप होता है। मैं अभी समझाऊंगा कार्बन के बारे में, ये केमिस्ट्री की बात है। C12 और लोगों ने कहा बच्चों कि कार्बन C12 का जितना भी मास होगा, तो अब कार्बन C12 बोले तो 12 ही मास होगा ना, 12 एटॉमिक मास यूनिट इसका होता है। तो इसके एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, मतलब देखो अच्छे से, एक कार्बन 12 उठाओगे तो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसका एक एटॉमिक मास यूनिट उठाएंगे और उससे सबको कंपेयर करेंगे, दुनिया के सारे एलिमेंट को। समझा। जैसे कि मतलब लोगों ने कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स कार्बन का, सिर्फ कार्बन का ही लेंगे। कार्बन का क्यों लेंगे समझाऊंगा। सिर्फ कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट होगा। C12 लिया तो, अगर C13 भी होता है, C14 भी होता है, आपने 10th में कार्बन डेटिंग पढ़ा था ना बायोलॉजी के अंदर, C12 C14, तो उसमें से C12 को उठाया और जो C12 है इसके अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसका एक यूनिट मास को पकड़ा और उसको रेफरेंस मान लिया कि इसके हिसाब से सारे के सारे एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स के यूनिट गिने जाएंगे। मतलब कि अगर मान लो तुम्हें नाइट्रोजन का मेजर करना है, हाइड्रोजन का मेजर करना है, तो हाइड्रोजन का मान लो मेजर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, तुम्हें भी याद है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास 1 है ना, वो कार्बन के एक एटॉमिक मास के बराबर है। समझा। अब अगर मान लो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो मतलब कि जो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है वो कार्बन की 12 तो है ही है, और 2 और, मतलब 2 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और मतलब टोटल 12 तो है ही पहले से कार्बन का एटॉमिक मास, 2 और कार्बन के एटॉमिक मास डालो तब जाके टोटल 14 होगा। तो 14 कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होगा उतना मिलाओगे तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बनेगा। इस तरीके से लोग कंपेयर करने लग गए। समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। मतलब समझो, देखो क्या कह रहा हूं मैं। कार्बन 12 एटॉमिक मास बोले तो मतलब 1 2 3 ऐसे करके 12 टोटल एटॉमिक मास हुए, तब ना 12 एटॉमिक मास बना। मतलब कि अगर 12 किलोग्राम बोलूं तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसा 12 किलो होगा। समझा ना। तो वैसे इसके 1 किलो यानी कि एक एटॉमिक मास, किलो में ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, तो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही सबको कंपेयर किया जाने लगा। मतलब कि दुनिया में किसी का भी 1 एटॉमिक मास यूनिट किस हिसाब से काउंट किया जाने लग गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटॉमिक मास। समझा मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान रखना। और ये कितना होता है 1 एटॉमिक मास, मतलब कि 1/12 पूरे 12 एटॉमिक मास में से एक भाग, एकवा भाग, मतलब 12 है, 12 में सिर्फ एक भाग, सिर्फ एक पार्ट, एक एटॉमिक मास के बराबर सारे एटॉमिक मासेस को काउंट किया जाने लग गया। उसके हिसाब से रेफरेंस मान लिया गया। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना अच्छे से। मतलब सपोज अगर तुम्हें क्लोरीन का फाइंड करना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास फिलहाल 35 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो 1 के बराबर मतलब 35 नहीं होगा। देखो पहले 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम टोटल 12 ग्राम हो गया, फिर एक और कार्बन लाओ तो 24 होगा, फिर एक और 36 होगा। मतलब कि ऐसे पूरे 12 तक और 12 तक 24 होगा, फिर एक बार 11 लेके आओ
तब 35, मतलब 35 कार्बन एटम के बराबर एक क्लोरीन का कार्बन एटम है। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना एक कार्बन एटम का एक यूनिट मास होगा, उसके वैसे हिसाब से 35 अगर तुम्हारे पास कार्बन एटम होंगे तब जाके तुम्हारे पास 35 एटॉमिक मास आएगा, तब वो क्लोरीन के बराबर होगा, क्योंकि क्लोरीन का 35 होता है। समझा ना? इस हिसाब से काउंट किया जाने लग गया। तो गाइस 1/12 ऑफ द कार्बन एटॉमिक मास वो एक एटॉमिक मास यूनिट माना जाने लग गया। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर तुम कंपेयर करो, यहां पर डिवाइड करो, तो टोटल जानते हो कितना मिलेगा 1/12 के हिसाब से? तो टोटल तुमको 1.66504 इंटू 10⁻⁻27 ऐसा एटॉमिक मास तुम्हें यहां पे टोटल मिलेगा। तुम्हारे बुक में पेज नंबर 5 में देके रखा हुआ है। तो ये टोटल यहां पे केजी में फाइंड करोगे तो ये टोटल इतना एटॉमिक मास यूनिट का रिलेशन है, इसको याद कर लो। मतलब कभी भी बस ये सब छोड़ो गोली, अभी बस इतना ध्यान रखो कि कभी भी एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम कार्बन को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, और कार्बन C12 को। चलो आ जाओ कार्बन के बारे में बता दूं। तो भैया देखो कार्बन के बारे में क्यों लेते हैं रेफरेंस। देखो सबसे पहली बात, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये मोस्ट एबुंडेंट है। मोस्ट एबुंडेंट बोलेगा तो क्या मतलब सबसे ज्यादा अवेलेबल है दुनिया में। और उसमें भी कार्बन के आइसोटोप्स, तो कार्बन के आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब यह होता है कि जिसके एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान दो अच्छे से। एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे कहते हैं आइसोटोप। तो बच्चों कार्बन के जानते हो कितने आइसोटोप होते हैं? C12, C13, C14, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट C12 है जो जब सबसे ज्यादा अबुंडेंट है। ये 12, 13, 14 मतलब कि एक ऐसा भी कार्बन दुनिया में है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऐसा भी कार्बन दुनिया में जिसका एटॉमिक मास 13 होता है, एक ऐसा भी कार्बन जिसका 14 होता है। तो जो कार्बन 12 है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अबुंडेंट है और मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है। तुम कहोगे भैया कार्बन ही क्यों पकड़ा? बच्चों पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी पकड़े थे, लेकिन इन सब से ना इनकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है और ये ज्यादा अबुंडेंट भी नहीं है। तो हमें ये एक्यूरेट किलोग्राम मेजर करके नहीं दे पाते एटम का मास। सिर्फ हमें कार्बन 12 ही मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हमको इससे से काउंट करके मिलता है। तो अब देखो क्या है ना, अब कार्बन 12 है ना, तो हमने पूरे दुनिया के 118 एलिमेंट जो केमिस्ट्री में हैं, पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का जो एटॉमिक मास, हम एटम का मास बोले तो एटॉमिक मास, तो एटम के मास को हम कार्बन 12 के रेफरेंस से मेजर करते हैं। मतलब कि कार्बन 12 जो है इसका, अभी यहां पे कार्बन 12 बोलेगा तो एक कार्बन का 12 किलोग्राम है, सॉरी 12 एटॉमिक मास है। समझा? एक कार्बन मतलब किलोग्राम बोले तो बहुत ज्यादा होता है, किलोग्राम 12 किलो उठा पाओगे क्या? ठीक है, तो एक कार्बन का एटम मतलब 12 एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास 12 है। समझा? तो हम ना सभी कार्बन को या कार्बन से पूरे के पूरे एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को इस कार्बन 12 से कंपेयर करने लग गए और इसी से कंपेयर करके हम सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो C12 है तो किसी भी एटम का, मान लो जैसे कि मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट चाहिए, एक एटम का यूनिट मास, एक एटम का यूनिट मास, यूनिट बोले तो एक यूनिट, एक मास कितना होगा? अभी तो 12 मास है ना, इसमें कार्बन 12 में 12 मास है, एक मास कितना होगा? तो एक मास तो 1/12 होगा ना। और 1 एटॉमिक मास को टोटल फाइंड करोगे तो इससे नहीं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके मिलता है। तो ऑफ दी कार्बन एटॉमिक मास, समझा? तो टोटल कितना आएगा? 1.66504 इंटू 10⁻⁻27। ये याद कर लो, बस ये याद कर लो, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू, बस ये याद कर लो। एक केमिस्ट्री में और अच्छे से समझाऊंगा, ये भी फिजिक्स में केमिस्ट्री घुस रही है, क्या करे बुक में दिया है तो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो गाइस यहां पे खत्म होता है मेजरमेंट ऑफ मास का टॉपिक। बहुत ही आसान था, बस ये कंपेयर है, जैसे कि हमने क्या वो प्लेटिनम इरिडियम को कंपेयर करके 1 किलो मेजर किए थे, वैसे एटॉमिक लेवल में किसी भी एलिमेंट का, हमारे ऑब्जेक्ट बॉडी में एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट के एटम का जो मास है वो कैसे मेजर करोगे? तो याद रखना कार्बन 12 से कंपेयर करके, समझा? कार्बन 12 से, कार्बन 12 मतलब 12 एटॉमिक मास उसका है कार्बन का, तो उसके एक पार्ट, 12 भाग हैं उसमें का एक पार्ट नहीं, क्या हम बोलते हैं ना कि चल 2 भाई हैं और एक प्रॉपर्टी को हिस्से में बांटो,
तो 2 पार्ट में बांटोगे, तो वैसे ही 12 भाग है तो 1वां भाग जो पहला भाग होगा उसका पहला पार्ट होगा, समझा ना, वो हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। किसी भी एलिमेंट का 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट केजी में कन्वर्ट करोगे कितना होता है, तो ये याद कर लो, तुम्हारे बुक में डायरेक्ट दिया है। केमिस्ट्री में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, अब यही प्रूफ करूं क्या फिजिक्स में, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66504 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। ये याद कर लो, माइनस, बहुत छोटा मास है ये, तो फूक दोगे उड़ जाएगा। -27 केजी मतलब समझता है कितना कम है, समझा अच्छे से, इतना कम मास होता है, ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो ये पूरा मास का मेजरमेंट हो गया। अब चलो बच्चों हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आज पूरा मेजरमेंट में ही टाइम चला जाएगा। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत डिटेल में ले रहा हूं, जो शायद मैं इतना डिटेल में मुझे नहीं लेना चाहिए ना, लेना चाहिए यार, क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों। चलो ध्यान दो, मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि टाइम भी हमारा एक फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ये क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, दुनिया जानती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड होती है, और सेकंड को लिखने का तरीका एस होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चों सबसे पहले दुनिया में टाइम कैसे बनाया होगा, तो आज से बहुत साल पहले टाइम दुनिया में कैसे बनाया गया, तो दुनिया में जो आज से बहुत साल पहले जो टाइम बनाया था, तो वो बच्चों मीन सोलार के ऊपर था, मतलब मीन सोलार डे। आप कहोगे ये क्या होता है, तो बच्चों मीन सोलार डे जो होता है वो 12 नून से लेकर के दूसरे दिन का 12 नून, मतलब समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मतलब आज। तो बच्चों जैसे कि तुम सब जानते हो कि किसी भी अर्थ का मतलब या कहीं भी एक दिन में 8,64,000 सेकंड होते हैं, वन डे में एक दिन के अंदर 8,64,000 दिन होते हैं, इतना आपको पता चल गया। अब बच्चों दिन और रात कैसे होती है, देखो, तो जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, तो कभी भी अर्थ के इस तरफ लाइट आ रही है, सन की लाइट, ये सन है, सन की लाइट ऐसे आ रही है, तो यहां पे दिन होगा, इस एरिया में पूरा दिन होगा। अब जब अर्थ खुद में भी रोटेट करता है, तो अर्थ रोटेट करके इस साइड आएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो इस साइड दिन हो जाएगा, इस साइड रात हो जाएगी। इस तरीके से दिन रात हर एक 24 घंटे में होते रहती है, ऐसे हमेशा होता है, आप सबको ये पता है। अब मैं तुम्हारे सामने ये बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कि हमेशा ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्यों जानते हो क्यों करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है वो कभी कम कभी ज्यादा होने लगा, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जो 12 बजे से 12 बजे दोपहर का टाइम है ये लफड़ा होने लग गया, कभी सूर्य भगवान भाई हमारे इंडिया में 6 बजे आते हैं, कभी 6:40 में आते हैं, कभी 7 बजे आते हैं, लफड़ा होता है ना ऐसे में। तो इसके लिए साइंटिस्टों को प्रॉब्लम होती है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आओ सूर्य भगवान, हम कभी भी रहेंगे दिन रात, हम तो नॉर्मल आदमी। बट साइंटिस्ट लोग को कैलकुलेशंस करने होते हैं, उन्हें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या कहा, इस सिस्टम को दुनिया के लिए छोड़ दिया, तुम इस्तेमाल करो, बट उनके लिए उन्होंने नया सिस्टम बनाया। और बच्चों वो सिस्टम क्या है, सेसियम एटॉमिक, सेसियम एक एटम है, सेसियम एटॉमिक वाइब्रेशन के हिसाब से, मतलब एक सेसियम एटम होता है और उस एटम के अंदर पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होते हैं। अब पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब के इनके वाइब्रेशंस होते हैं सेसियम एटम के अंदर। सेसियम एक एलिमेंट है, 118 एलिमेंट होते हैं केमिस्ट्री में, उसमें से सेसियम एक एलिमेंट होता है, लिख लो कहीं भी ये चीज। तो सेसियम अब हर एक एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, तो उस एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन करते हैं। तो उस वाइब्रेशन कितना, अब 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन करेगा, वो उस हिसाब से हम काउंट करने लगे कि इस हिसाब से हमारा फिक्स टाइमिंग होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस सेसियम एटॉमिक मास के वाइब्रेशन की मदद से साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किया, और वो कैलकुलेशन में ये बताया कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब ये नंबर मैं क्यों याद करूं, मुझे ये कहीं काम भी नहीं आएगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 9, आगे पढ़ लेना क्या लिखा है भाई, इतने बार वाइब्रेशन करता है ये, इतने वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन, वाइब्रेशंस इतने वाइब्रेशन करेगा ये, तो इतने वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशंस। अब सेसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान देना। चलो तो ध्यान से सब बच्चे याद रखो इस चीज को, मतलब कि 1 सेकंड का टाइमिंग कब माना जाएगा,
1 सेकंड का टाइमिंग कब माना जाएगा? जब सीसियम एटम के अंदर जो वेव्स का वाइब्रेशन हो रहा है वो इतने बार होगा। काउंट कर लो, 9 करोड़ कितना तो लिखा हुआ भाई, मैंने पढ़ने वाला मोबाइल नंबर लिखा है, ठीक है? तो इसको काउंट करो, इतने बार जब एटम ऐसे 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 वाइब्रेट होगा ना, तब 1 सेकंड मानेंगे। ये साइंटिस्टों का टाइम टेबल है, ऐसे टाइम वो मेजर करते हैं। तो 1 सेकंड जब इतना है बच्चों, तो तो 60 सेकंड कितना होगा, मतलब 1 मिनट कितना होगा, और 60 मिनट कितना होगा, तो एक दिन में मतलब कितने वाइब्रेशन होंगे? तो हो गया, करो बैठ के काइंड। साइंटिस्ट लोग को कुछ काम धंधा रहता है, समोसा भजिया खाते रहते हैं, समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ये टाइमिंग का मेजरमेंट है बच्चों, याद रहेगा अच्छे से आप लोगों को, सभी बच्चों को। तो गाइज आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 4 में, और जिसमें हम डायमेंशन पढ़ेंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि जो ये लेक्चर है बच्चों, इसके अंदर ये बहुत बड़ा हो जाएगा डायमेंशन पढ़ाना, क्योंकि डायमेंशन अपने आप में 1.5 घंटे का टॉपिक है। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको डायमेंशन में देने हैं, और डायमेंशन को बहुत डिटेल में पढ़ाना है, इसलिए ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम का जो पार्ट था, इसे आप रीड कर लो एक बार, और रीडिंग के बाद आपको खुद भी बहुत सारी चीजें समझेंगी। और मेरी बातों को एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाया करो, तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और वैसे भी ये वाला पार्ट जो मास का पार्ट था, वो केमिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। वो एटॉमिक मास वाला, कार्बन 12 वाला, वो जो पार्ट है ना, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। वो तभी समझेगा जब मैं तुमको एटॉमिक मास यूनिट, मास, एटॉमिक मास क्या होता है सब समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। मोलार मास एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। अभी आपको नहीं समझेगा, तो थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नोट्स आप लोग बनाते रहा करो, और कमेंट में बताओ कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। शेयर करना मत भूलना, शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय।